thermodynamic processes when the thermodynamic system changes from one state to another। देखिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का मतलब है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना। तो यहाँ पे चेक करिए कि अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो ये एक कौन सी स्टेट है? इनिशियल। और दूसरी स्टेट है आपकी क्या? फाइनल। तो इस ऑपरेशन को, इस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं ये 5 तरीके की आप पढ़ रहे हैं। देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर ये नाम आएंगे बस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको उससे रिलेटेड सब पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये समझिए। तो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी जीरो होता है। देखिए जब भी आप चेंज ऑफ स्टेट करते हैं, जब भी आप चेंज ऑफ स्टेट करते हैं तो वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं कि आप पानी को बॉईल कर रहे हो। पानी को जब आप बॉईल कर रहे हो तो पानी इस टम्बलर में है और इसको आपने यहाँ पे बॉईल करना शुरू किया। तो बॉईल करते वक्त यहाँ पे क्या होगा? जब आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव कर लोगे तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट पे जब आएगा तब ये टेम्परेचर बढ़ना नहीं शुरू हो, तब ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि डेल्टा टी क्या हो गया? जीरो। और जहां पे डेल्टा टी जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसो, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कोई भी चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पे क्या होगा? अब जो लिक्विड वाटर है ये किस में जाएगा? गैसीय स्टेट में आपका चेंज होगा। तो अ प्रोसेस इन विच ऑल्दो हीट एंटर्स एंड लीव्स द सिस्टम, हीट आ भी रही है, हीट जा भी रही है, yet the temperature of system remains constant। तो ऐसा कब होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस इज जनरली कैरिड आउट इन थर्मोस्टेट। या तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करिए बाहर से, या कांस्टेंट टेम्परेचर बात का मेंटेन करिए, उसके लिए थर्मोस्टेट है। और या फिर आप चेंज ऑफ स्टेट को पकड़ सकते हैं। अगर आप ओपन सिस्टम में चल रहे हैं, ओपन सिस्टम के अंदर फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, ये सब के सब क्या है? आइसोथर्मल। क्योंकि सब में आपको पता है फ्रीजिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड टू सॉलिड आप जा रहे हैं। मेल्टिंग में क्या हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड आ रहे हैं। इवेपोरेशन में आप क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस जा रहे हैं। और कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड आ रहे हैं। इन चारों प्रोसेसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो चेंज ऑफ स्टेट या थर्मोस्टेट आप मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन है आगे जाके आप पढ़ोगे कि मैक्सिमम वर्क की, मैक्सिमम वर्क की कंडीशन है इज डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब भी ये वर्ड आप पढ़ोगे तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए। कैसे है ये हम आगे जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तब आपका समझेंगे। इसके बाद सेकंड प्रोसेस आती है। सेकंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें हीट एनर्जी नीदर एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम। तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये किस में करा सकते हैं आप? ये करा सकते हैं आप आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट अंदर आएगी, ना ये एंटर करेगी हीट, नॉर लीव्स द सिस्टम। हीट एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। ना ये अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। तो थर्मस फ्लास्क जो होता है या वैक्यूम फ्लास्क जो होता है उसके अंदर कोई भी आप कोई भी चीज रख दीजिए, गर्म चीज रख दीजिए, ठंडी चीज रख दीजिए, उसके अंदर ना तो हीट अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। आइडियल कंडीशंस में, प्रैक्टिकली नहीं है बट आइडियल कंडीशंस में ऐसा ही होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो होता है क्या? क्यू। ना तो हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है। तो दो नाम आपने यहाँ पे सीखे। एक सीखा आइसोथर्मल, उसमें क्या होता है? डेल्टा टी जीरो। और जैसे ही क्वेश्चन में आप पढ़ो एडियाबैटिक प्रोसेस तो वहां पे क्या होगा? डेल्टा क्यू या क्यू जीरो। ना तो हीट अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अभी सिर्फ इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है आपने यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बनाया कि इसके अंदर गैस आप एक्सपेंड करा रहे हो और यहाँ पे आपने पिस्टन लगा रखा है। बट ये जो बाउंड्री है ये नॉन कंडक्टिंग है, आपने इसको वैक्यूम फ्लास्क बना लिया और यहाँ पे आपने वेट लगाए हुए हैं और वेट आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हो। तो अंदर का प्रेशर गैस का जो होगा वो पिस्टन को कहाँ पुश करेगा? ऊपर की तरफ। इसे क्या कहेंगे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
तो एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी ना तो अंदर आ पा रही है ना ये बाहर जा पा रही है सिस्टम में से। तो क्या हो गया? डेल्टा क्यू जीरो। तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। एक्सपेंशन का मतलब है गैस एक्सपैंड कर रही है, और जब ऐसा होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि वो अंदर की एनर्जी को यूज, भाई एक्सपेंशन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, कहाँ से यूज होगी? अंदर जो गैस की एनर्जी है वो यूज होगी, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, इसलिए ठंडा हो जाता है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, अब उल्टा मान लो आप यहाँ पे वेट बढ़ाते जा रहे हो और ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया, तब क्या होगा? गैस कंप्रेस होगी। अब हीट ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? जो भी कंप्रेशन के दौरान जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होंगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगी, उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। काइनेटिक कोलिजन्स की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करना शुरू कर देगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में ऐसा होता है। और ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है। और ये कहाँ पे कराया जा सकता है? ये वैक्यूम फ्लास्क या फिर आपको थर्मस फ्लास्क यूज करके, या सिंपली लिख दीजिए आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ ये जो बाउंड्री है ये नॉन कंडक्टिंग है, ना ये हीट को अंदर जाने देती है बाहर से, सराउंडिंग से अंदर की तरफ। अब ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, ना सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है ना सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही है। भले ही टेम्परेचर डिफरेंस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आप यहाँ पे मान लीजिए T1 और अंदर सिस्टम का मान लीजिए आप T2, हीट तो फ्लो करना चाहिए, लेकिन बाउंड्री अलाउ नहीं कर रही। समझ में आ रहा है? तो उस केस में ये दो कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक मींस बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की। तो प्रेशर यहाँ पे जीरो होता है। तो ड्यूरिंग process during which pressure of the system remains constant throughout the reaction is called आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है तो समझिए कि ओपन वेसल है, हमने यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगाया था, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक ओपन वेसल लिया है और यहाँ पे कोई भी गैस है हमारे पास, इसको हम हीट कर रहे हैं, और हीट करने पे ये गैस क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है वो क्या है? कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर। भाई 760 mm आप पढ़ते हैं, इसको कितना पढ़ते हैं? 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर कह दीजिए, एक ही बात है। 1 mm 1 टॉर के बराबर होता है, तो 1 बार मान लीजिए आप, इस प्रेशर को 1 बार भी लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर आपका तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा। तो कौन सी प्रोसेस हो गई? द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मैं एक्सपेंड करा रहा हूँ गैस को, मेरा प्रेशर वेरी नहीं कर रहा, और प्रेशर वेरी नहीं कर रहा, तो ओपन सिस्टम में आप कह सकते हैं जो क्लोज, ये क्या है? क्लोज सिस्टम हो गया, ये तो आइसोलेटेड ही हो गया, बट ये क्या है? ओपन सिस्टम है। अगर यहाँ ऊपर पिस्टन लग जाए तो क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री कंडक्टिंग है, एनर्जी यहाँ ट्रेवल कर सकती है। हम कॉम्बिनेशन भले ही बना सकते हैं जी, आइसोबैरिक भी है एडियाबैटिक भी है, पर उतने कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहे हैं अभी। अभी सिंपल समझ रहे हैं कि ये कोई भी सिस्टम जो ओपन या क्लोज हो सकता है, एनर्जी अलाउ कर रहा है अंदर बाहर जाने को, बट यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ओपन सिस्टम या हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन पैन, जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो वेपर्स बाहर निकलते हैं, प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो वो प्रोसेस क्या है? आइसोबैरिक है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हीट कर रहे हैं तो वो आइसोथर्मल भी है, क्योंकि डेल्टा टी भी जीरो हो गया, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ। लेकिन वैसे आप हीट कर रहे हो जनरली, तो आप एनर्जी दे रहे हो और वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप उस प्रोसेस को क्या करोगे? आइसोबैरिक। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें ध्यान रखना, आइसोबैरिक प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है एट बॉइलिंग, क्योंकि तब डेल्टा टी जीरो। ठीक है, कोई भी बात समझ नहीं है उसको नोट करिए। एनी प्रोसेस कैरिड आउट इन ओपन वेसल इज आइसोबैरिक बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ओपन वेसल में आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं लैब के अंदर, वो सब कौन सी है? आइसोबैरिक। अगर मैं कहूँ जी कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने HCl में डाला, बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? ऊपर से कुछ लिड तो लगाया ही नहीं, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? आइसोबैरिक। सिंपल। तो कोई भी रिएक्शन जो ओपन वेसल में आप करा रहे हैं लैब के अंदर, वो आइसोबैरिक हो सकता है। तीन प्रोसेस हमने पढ़ ली। एक पढ़ी आइसोथर्मल जिसमें डेल्टा टी जीरो है, ये एडियाबैटिक पढ़ा क्यू जीरो है, और आइसोबैरिक जिसमें डेल्टा पी जीरो है। तो तीन प्रोसेस आपने यहाँ पे पढ़ ली है, ये नाम से आपको ये इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है। इसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट रहेगा।
वॉल्यूम आपका डेल्टा वी जीरो है, ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो प्रोसेस कैरीड आउट इन क्लोज सिस्टम, एक बंद डिब्बे के अंदर अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये रिएक्शन हमने कराई, CaCO3 को हीट किया। हम केमिकल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2। तो यहाँ पे ये जो गैस बनेगी ये एक्सपैंड करना चाहेगी, लेकिन क्लोज वेसल है, तो हम यहाँ पे इस चैम्बर को भी क्या रखें, नॉन एक्सपेंडेबल, यानी कि ये ऐसा मटेरियल लें जो एक्सपैंड ही नहीं होता। तो वो कायदे से तब आप डेल्टा वी को जीरो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पे यूज होता है। और लास्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस वो है जहां पे आप इनिशियल स्टेट पे वापस लौट के आते हैं। इसके मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिए थे, दोबारा समझिए। अगर आप रिएक्टेंट से शुरू हुए या ए से शुरू हुए, मतलब रिएक्टेंट ले लीजिए और रिवर्सिबल रिएक्शन चला रहे हैं, और आप कहाँ गए, प्रोडक्ट पे, तो रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और प्रोडक्ट वापस आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। तो पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले इसमें, साइक्लिक उसमें। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो ये तो सेम पाथ पे ही आ गया, तो आप इसे रिवर्सिबल कह सकते हैं, साइक्लिक नहीं। बट आप अगर आर से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले ए बन रहा है और फिर यहाँ पे मान लीजिए पी पे आप आए और पी के बाद आप बी बना रहे हैं और बी से लौट के फिर आर पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, इससे। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये दो चीजें जीरो होती हैं, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। फिलहाल के लिए डेल्टा ई को कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज और इसको कहते हैं एंथैल्पी चेंज। अब मैं एक छोटा सा अंतर यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। डेल्टा ई का मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज, ई को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच में एच का मतलब एंथैल्पी होता है, तो चेंज क्यों, क्योंकि डेल्टा साइन हमने लगा रखा है। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इनमें अंतर समझो। मान लीजिए आप ये रिएक्शन करा रहे हैं, आप एक कंटेनर में ये रिएक्शन करा रहे हैं, भले ये आप इसको मत मान के चलो कि क्लोज है, आप ओपन वेसल में करा रहे हो। अगर आप यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रही है, सपोज करो यहाँ पे कोई आपने केमिकल रिएक्शन कराया, कोई भी इनमें से यही मान लीजिए, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, गैस की बात नहीं कर रहा। अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है और उसको आप कांस्टेंट प्रेशर पे नाप रहे हो, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तब आप उसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी चेंज। यानी कि रिएक्शन आप करा रहे हो रूम टेम्परेचर पे या हीटिंग टेम्परेचर पे, किसी भी कंडीशन में एनर्जी इस समय रिलीज हुई प्रोसेस में और कांस्टेंट प्रेशर है, नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आपने लैब के अंदर उसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। किसी भी सिस्टम में जहां आप रिएक्शन करा रहे हो, एक क्लोज चैम्बर है, उसके अंदर आपने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि CO2 जो है यहाँ पे बनेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन आपने क्या कर रखा है, एक प्रेशर गेज लगा रखा है यहाँ पे, जिससे आप प्रेशर चेक कर रहे हो और उस प्रेशर को रिलीज कर देते हो, प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हो। या तो ये कंडीशन रखो या फिर कांस्टेंट प्रेशर। ओपन वेसल, ओपन वेसल में प्रेशर क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। उस समय जो हीट आपकी रिलीज हो रही है उसको आप बोलेंगे क्या, एंथैल्पी चेंज। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, यहाँ पे P कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे बंद डिब्बे में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, नॉन एक्सपेंडेबल चैम्बर, डेल्टा वी जीरो है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये बात समझ में आ रही है। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तब आप क्या कहेंगे, इसका नाम लेंगे, हीट जो इवॉल्व हो रही है, ये हीट है, दोनों हीट एनर्जी है, but heat evolved at constant pressure is called as enthalpy and heat evolved at constant volume is called as internal energy। अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। और अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, एंथैल्पी। सो ये प्रोसेस जो है, ये यहाँ पे आपको 5 प्रोसेस समझाए हैं।
सबसे पहला था आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जीरो, दूसरा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू जीरो, आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा पी जीरो एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा बी जीरो, और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपका है डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों ही जीरो आपके होते हैं। प्रोसेसेस के बाद ये ग्राफ हैं जिनमें प्रेशर वॉल्यूम के ये ग्राफ हैं जिसके अंदर आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वो उनके चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर के बेसिस पे और वर्क डन के बेसिस पे ये प्रोसेस बताए गए हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जो कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। इसके बाद ये प्रोसेसेस दिखाए गए हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस जो कि यहाँ पे प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कि हीट ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा वी जीरो है, नॉन एक्सपेंडेबल चैम्बर है, और यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है आइसोथर्मल प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस पीछे आपको बता दिया कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी सेम होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट ये डिफरेंस पर्टेनिंग टू इक्विलिब्रियम है। आप सिर्फ एक डिफरेंस पे फोकस करो कि वर्क डन मैक्सिमम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में और वर्क डन आपका मिनिमम होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ प्रोसेस साइकिल में बार बार चलती रहती है, तो हर बार हर साइकिल में वो एक वर्क डन जनरेट करती है जिससे कि आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलता है। और यहाँ वो वर्क डन नहीं होता है क्योंकि रिवर्सिबल साइक्लिक नहीं है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, एक ही बार में ये खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक ऐसा इक्विलिब्रियम सिस्टम में अगर स्टैब्लिश होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश होगा तो तीन कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। तो इट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच फॉलोइंग थ्री इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन वन सिस्टम। पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें कि वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि कंप्रेशन वर्क यहाँ पे हो रहा है। तो जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, और जब गैस एक्सपेंड होती है दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। मान लो 100 जूल वर्क डन हुआ जब गैस एक्सपेंड हुई, और उतना ही वर्क डन सिस्टम के ऊपर आपने कर दिया, कंप्रेस कर दिया गैस को 100 जूल एनर्जी देके, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क में आपने एनर्जी दी, तो 100 जूल अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो ये दोनों वर्क बराबर हो गए और आप कहोगे सिस्टम किसमें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम वो है जिसमें कि हीट जो लॉस हो रही है और हीट गेन बराबर है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम के टेम्परेचर्स बराबर हो जाते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम इंक्लूडिंग द सराउंडिंग। यहाँ से हीट निकल के सराउंडिंग में नहीं जानी चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ हीट का एक्सचेंज इनके बीच में हो। जैसे आपने दो ब्लॉक लिए, एक 0 डिग्री पे एक 100 डिग्री पे, इन्हें पास में रखा तो हीट एक्सचेंज होगा जब तक कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता, और हम कहेंगे अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कि ए ने 10 जूल हीट लॉस की बी को, और बी ने 10 जूल हीट लूज की सी को, और सी ने वापस ए को दी, तो ये तीनों आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज, थर्मल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है दिस इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन 10 मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो उसी पॉइंट पे साइमल्टेनियसली 10 मोल्स यहाँ पे प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। और ऐसा कब होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका बराबर होता है।